और इसमें मुझे हैरत नहीं है। ये इनकी सोच है, आरएसएस और बीजेपी की महिला विरोधी सोच है। ये श्रीमती प्रियंका गांधी जी पे हमला नहीं है, ये देश की तमाम महिलाओं पे हमला है। जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जो जो इनकी सोच है, जो अमर्यादित भाषा की सोच है, ये हमला देश की तमाम महिलाओं पे है। इस तरह से इनकी सस्ती, घटिया, अमर्यादित सोच के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है और इनको जो है हर जहां जवाब देगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा प्रियंका गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ही ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं, इस पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कांग्रेस नेता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो मामला है कैसे और कहां से शुरुआत हुई? आपने उनका बयान देखा, ट्वीट देखा जी, और इसमें मुझे हैरत नहीं है। ये इनकी सोच है, आरएसएस और बीजेपी की महिला विरोधी सोच है। ये श्रीमती प्रियंका गांधी जी पे हमला नहीं है, ये देश की तमाम महिलाओं पे हमला है। जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जो इनकी सोच है, जो अमर्यादित भाषा की सोच है, ये हमला देश की तमाम महिलाओं पे है और ये वक्त वक्त पे ये एक्सप्रेस करते रहते हैं, इनकी कुंठा जाहिर होती रहती है। तो इस पे मुझे कोई हैरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जो प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो एक नारा नहीं था, वो एक बदलाव की पहल थी, वो एक तहरीक थी, एक मूवमेंट था वहां पे, और वो तहरीक आज भी जारी है। इस तरह से इनकी सस्ती, घटिया, अमर्यादित सोच के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है और इनको जो है हर जहां जवाब देगी। सर, दिनेश प्रताप जी का कहना है कि उन्होंने कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है जिसके बाद ये विपक्ष उन पर हमला कर रहा है। उनका ये बयान अभी आया है सामने। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, जो ये करते हैं, जो महिलाओं के साथ करते हैं, यहाँ तक कि जो उनकी पार्टी की महिला नेता है वो सुरक्षित नहीं है। उनके बारे में उनके जो बयानात हैं, उनकी जो मानसिकता है, तो इसलिए उनको लगता नहीं है कि उन्होंने कुछ किया है। ठीक है, वो आप खुद जो है एक पत्रकार हैं, महिला हैं, आपने ट्वीट देखा होगा, आपको खुद आप उसका फैसला कर सकती हैं और देश की तमाम जनता फैसला कर सकती है और इसका जवाब जो है देश की जनता दे रही है, देगी। और कांग्रेस पार्टी किसी भी हाल में इनकी महिला विरोधी सोच के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। सर, अभी आप पार्टी की तरफ से क्या कहना है जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है? हमने बयान अपना दे दिया। मैंने कहा कि ये देश के सामने है, देश की जनता देख रही है और इनके किसी भी इस तरह की जो सस्ती हरकतें हैं, जो घटिया हरकतें हैं, जो महिला विरोधी सोच है, ये इनके अंदर का जो क्रिमिनल है, जो महिला विरोधी क्रिमिनल है, जो आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश, मेरा आंकड़ा नहीं, एनसीआरबी का आंकड़ा है कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। तो ये इस पे ऐसा अपने आप नहीं है, ये पूरी छूट दी गई है। और आपने तमाम, एक वाकये नहीं, तमाम वाकये हैं कि भारतीय जनता पार्टी, इनके मंत्री, इनके विधायक की बहन बेटियों के साथ इनके ही कार्यकर्ताओं के जरिए जो बीच में हमले हुए, तमाम जिस तरह से रेप जैसी तमाम चीजें, घटनाएं हुई, जो जिस तरह से बीएचयू में हुआ इनके कार्यकर्ताओं के साथ, और उनको जो है उनका जब जमानत पे बाहर आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं। तो ये इनकी मानसिकता है, महिला विरोधी मानसिकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, ये आरएसएस की मानसिकता है। सर, उन्होंने ये भी कहा अगर माफी मांगना होगा तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने गलती की ही नहीं, ऐसा कुछ बयान ही हमने नहीं दिया है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि ये इनके लिए आम बात है, ये इनके लिए आम बात है, महिला अपराध, महिलाएं, क्योंकि इनके लिए एक कोई इनके लिए इंसान नहीं है, वो वजूद उनका नहीं है, इनका वजूद नहीं है, उनके लिए वो सामान की तरह से हैं, वो उनको सामान कहते हैं, चीज कहते हैं और तमाम चीजें कहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए आम बात है और हमारा ये मानना है कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। तो हमारी ये सोच है, उनकी सोच में ये फर्क है। सर, अभी आप देख रहे होंगे 2 जगह हिंसा भड़की हुई है, चाहे वो बहराइच हो या फिर देवरिया, इस पर क्या कहना है सर? उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था और तमाम मामलों पर, सबसे इससे पहले जिस तरीके से नौजवान, महिलाएं, किसान
जिस तरह से परेशान, बेरोजगारी बढ़ा, उसी तरह से जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, ये अपने जुर्मों को छिपाने के लिए, ये उस दंगों को भड़काने में, पोलराइज करने में, नफरत की सियासत करने और उसको वो एंगल देने की कोशिश करते हैं, ताकि इनके जो गुनाह है किसानों के खिलाफ, जो इन्होंने झूठे वादे किए, जिस तरह से नौजवान भटक रहा है। एक उत्तर प्रदेश का जब बूढ़ा बाप अपने 4 बच्चों को देखता है, बेरोजगार बच्चों को देखता है, तो उड़ता है वो। तो वो इनकी जो है नाकामी है और हर तरह से फेल हो चुके हैं ये। इसी तरह से ये पूरी तरह से कानून व्यवस्था के हालात खराब। सर, उपचुनाव आ रहा है, क्या पार्टी खुद से चुनाव लड़ेगी, मतलब अकेले, या फिर गठबंधन के साथ पूरी मजबूती के साथ? इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान में हर सूबे में मजबूती से एग्जिस्ट करता है। उत्तर प्रदेश में हमारा एक विश्वास का रिश्ता है, एक जो है वैचारिक रिश्ता भी है, और हमारी सकारात्मक बातचीत चल रही है और हम मजबूती से सर, ये विश्वास हरियाणा में क्यों नहीं जगा सर, ये सवाल? नहीं, हरियाणा में भी जो है हम वहाँ पे इंडिया गठबंधन, अलग अलग सूबों की अलग अलग अपनी परिस्थितियां होती हैं, और एक जो है आइडियोलॉजिकल हमारा अलायंस है, ठीक है। हो सकता है कुछ जगहों, जैसे कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, अभी भी गठबंधन का हिस्सा, लेकिन हम वहां पे अलग लड़े वहाँ पे। तो गठबंधन की जो लोग तारीख जानते हैं, वो जानते हैं कि बहुत सारे, चाहे वो यूपीए का गठबंधन ना हो, चाहे वो एनडीए का गठबंधन ना हो, चाहे इससे पहले जो है वाजपेयी सरकार का गठबंधन ना हो, जनता पार्टी, उससे पहले जनता पार्टी सरकार रही, तो गठबंधन होता है तो उसका एक सफर होता है, एक जर्नी होती है। उसमें जो है अलायंसेस होते हैं, बहुत सारे मुद्दों पे आपस में डिफरेंसेस होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, और उसके साथ जो है सफर जारी रहता है। पोल में आप लोग आगे थे, बढ़त में थे, लेकिन अचानक रिजल्ट आता तो आप लोग पीछे हो जाते हैं, बहुमत से भी पीछे हो जाते हैं, क्या लगता है बेईमानी हुई क्या हरियाणा में? देखिए, हरियाणा के उस पे लगातार जो है बहुत सारे, एक लाइन में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हाँ, जहां तक उसकी बात कर रहे हैं, ईवीएम की जो बात की जाती है, या जो ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, जो ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात की जाती है, जो इलेक्शन कमीशन जो है, जो डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं, वो सवाल के घेरे में है। और अगर कोई टूल, कोई संस्था अगर जमहूरियत में सवालों के घेरे में है, तो उस पर जरूर बात होनी चाहिए। ईवीएम का सवाल सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी ईवीएम को खारिज किया गया, हर जगह खारिज किया गया, तरक्की याफ्ता मालिक है वहां पे खारिज किया गया। तो यहाँ पे अगर ये सवाल शक के घेरे में है, संदेह के घेरे में है, और सियासी जमातों उसमें है, तो उस पे जो है जरूर ये चिंता का विषय है। सर, ईवीएम की बात कही तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी हारी, तो अगर चाहती तो वहां पर भी ईवीएम का इस्तेमाल करके जीत सकती थी। मैं इस पे पर जरूर बात करना चाहूंगा। ईवीएम संदेह का जो घेरा है, ऐसा नहीं है कि ईवीएम जो है पूरे तौर से बदल जाता उसमें जो है टैक्टिकल तरीके से अलग अलग जगहों पे होता है। कुछ होता है कि जहाँ पे बड़े मार्जिन से चीजें होती हैं, वहां पे वो काम नहीं कर पाता है, ठीक है। उसमें कई एक्सपर्ट्स के अलग अलग राय हैं। एक राय ये भी है कि उसमें जहाँ पे कुछ कम मार्जिन का क्लोज फाइट होता है, तो वहां पे एक जो है तो कुछ लेवल पे चीजों को बदलाव करके उसमें चीजों को चेंज किया जाता है, कुछ बूथ पे कुछ उस पे, जिससे जो है 10-20 सीटों का फर्क आ जाता है वहां पे। लेकिन जहां पे बड़े, जैसे कर्नाटका में हुआ, ठीक है, कर्नाटका में सीटें बहुत ज्यादा दिखा रहे थे, तो उसके बाद वहां पे वो हारे, लेकिन क्लोज रहा चीजें उस तरह से। हम और ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमारे अलग थे वहां पे। तो मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है। भारतीय जनता पार्टी जब हमारी यूपीए की सरकार थी, ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पे मांग कर रही थी। जीवी नरसिम्हा उनके जो बड़े नेता है, उन्होंने बाकायदा इस पे किताब लिखी, तो उनका खुद मुतालबा था। सवाल सर, ईवीएम के खिलाफ आप लोग बात भी करते हैं, कहते हैं ईवीएम बैन होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव लड़ने के तैयार भी हो जाते हैं? नहीं, देखिए, ईवीएम से चुनाव लड़ने से तैयार होने की बात नहीं है। देखिए, एक तरीका होता है लड़ाई लड़ने का, और लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम चुनाव का बाइकआउट भी नहीं चाहते हैं, हम भी बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे डेमोक्रेटिक एथॉस है वो मजबूत हो, हर सूरत मजबूत हो, और उसके लिए स्ट्रेंथन दो, क्योंकि हमने उन रूट्स को खड़ा किया है, हम उसके तो हमारी ये लड़ाई भी जारी रहेगी,
और हमारा हमारा पार्टिसिपेशन जारी रहेगा। आगे अगर इसमें और जो चीजें नजर आ रही हैं, लगातार इस पे बातचीत हो रही है, पार्टी के अंदर बातचीत चल रही है, विद इन द पार्टी अलग अलग जो पार्टीज हैं उनसे बातचीत चल रही है। इस पे जरूर जो है जो चीजें हमें नजर आ रही है कि जमहूरियत के लिए खतरा है, उस पर जरूर हमारी दिनेश प्रताप सिंह ने आज एक बयान दिया है, कहा कि कांग्रेसी जो चोरी चोरी आए हैं, मैं चाहता हूँ चोरी चोरी ना आए, मेरे गेट खुले हैं, दरवाजा खुले हैं, बैठ के चाय पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, और मैंने उनके लिए तैयारी कर रखी है कांग्रेस के लिए। देखिए, मैं उनका जो बयान है, इससे पहले जो बयान आया श्रीमती प्रियंका जी के बारे में, वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ कौन से कांग्रेसी हैं, उनको जरूर बताना चाहिए कौन से लोग जाते हैं कौन नहीं जाते हैं। ठीक है, और उनके बयानों को अब लोग जो है संजीदगी से भी नहीं लेते हैं। तो ये ऐसा बयान नहीं है जिसपे मुझे नहीं लगता कि इस पे मुझे कोई जवाब देना चाहिए। सर कैसा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, कुछ आपको लगता है कैसा फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर है? नहीं, अभी देखा, अभी चुनाव के जो नतीजे आए, ठीक है, वो आपने देखा जिस तरह से बड़बोलापन था उनका, उस सारी चीजें थी, तो वो तो है ही है वहाँ पे उनका बिल्कुल। सर एक शब्द एनकाउंटर सबसे ज्यादा चर्चित है, तो क्या लगता है सबसे ज्यादा एनकाउंटर क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ही हुआ है? और क्योंकि फर्जी एनकाउंटर विपक्ष के द्वारा बोला जा रहा है, फर्जी एनकाउंटर है। नहीं, विपक्ष जो कह रहा है वो चीजें आम जनमानस को नजर आ रही है, जिस तरह से चिन्हित करके, ठीक है, चिन्हित करके टारगेटेड जो है वो किसी भी सेहतमंद समाज के लिए, किसी भी सेहतमंद सियासत के लिए जमहूरी निजाम में जहाँ पे अपराधीकरण, ठीक है, वो सेलेक्टिव तरीके से जब चीजों को चिन्हित किया जाता है, तो ये बड़ा शुभ संकेत नहीं होता यहाँ पे। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को जिस तरह से लगातार निशाना बना रही है, वोट को अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। सर वो एक बात आपको बताना चाहेंगे, जब मुलायम सर की सरकार थी 499 एनकाउंटर हुए थे, फुली एनकाउंटर, तो क्या वो बिना किसी जात के थे? वो भी कहीं ना कहीं किसी जात से। मैं मुलायम सिंह यादव का प्रवक्ता नहीं हूँ, समाजवादी पार्टी का होता हूँ, लेकिन गठबंधन कहीं ना कहीं जुड़े। मैं आपसे कह रहा हूँ, कांग्रेस के दौर में भी अगर ऐसा होता है, अगर कांग्रेस की सरकार में भी अगर ऐसा होता है, तो हम उसके खिलाफ भी खड़े, हम उस पर भी जरूर जो है वो हम उसका सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल, आप देख रहे हैं बिल्कुल चिन्हित तरीके से हो रहा है, चाहे वो इनकाउंटर दंगे हो, चाहे वहाँ पे हमारा मुल्क संविधान पे चलता है। ठीक है, एक जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक तरीका है, ये हम जो है एक पुलिस स्टेट हम नहीं बना सकते वहाँ पे, और ये कैसे तय कर सकते हैं कौन अपराधी नहीं है। ठीक है, तो अपराधी तमाम ऐसे वाकयात हैं जिसमें जो है असल अपराधी जो है वो आपके संरक्षण में रहे, दूसरे जो है कोई जर्नलिस्ट है, कोई एक्टिविस्ट है, कोई आम समाजी कार्यकर्ता है, कोई समाज का एक जो है इज्जतदार शहरी है, उसको बना करके मुजरिम बना करके उसको पूरा जो है बनाया गया। बाद में जो है चीजें सामने आई और वो जो है उसमें शामिल नहीं रहा। इसीलिए अदालत है, इसीलिए अदालतें हैं, इसीलिए जांच एजेंसियां हैं, पूरा एक मैकेनिज्म है। ठीक है, तो अगर उसको हम खत्म करके हम क्या बनाना चाहते हैं? जंगल राज नहीं हो सकता, जंगल राज नहीं। सर बस एक सवाल उठाता लोकसभा चुनाव में कि विपक्ष ने कहा था कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, क्या ये आरोप जायज है? हाँ बिल्कुल, आप संविधान बदलना क्या, आप देखिए तमाम जो है संविधान को तो बिल्कुल जिस खतरा रहा। किसका? सांसद जी थे, हाँ, उनका बयान था कि संविधान बदल दिया जाएगा, हमारी बहुमत सरकार आती है तो लगातार भाई इनका यहाँ नहीं, राजस्थान में तमाम जगहों पे, ठीक है, ये किसी भी सूरत में गरीब गुरबा किसानों के लिए आपने देखा जो इनका रवैया था। ठीक है, किसानों के लिए जो रवैया था उस कानून में तब्दीली लाएंगे, ये कुछ धन्ना सेठों के एजेंट के तौर पे सरकार काम कर रही है, एक दो कारपोरेट हाउसेस के लिए, उनको जो सूट करता है उसके लिहाज से कानून बनाते हैं। ठीक है, ये वो दौर ये बिल्कुल इनको किसी भी तरह कबूल नहीं है कि हाशिए के रहने वाले जो कम्युनिटीज हैं, चाहे वो आदिवासी हों, दलित हों, पिछड़े हों, ठीक है, जो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने, जिनको पढ़ने का मौका मिले, जिनको रोजगार का मौका मिले, जिनको रिजर्वेशन के जरिए जो है उनका एम्पावरमेंट मिले, जिनको सियासत में भागीदारी का मौका मिले, ठीक है, वो सुनिश्चित किया। वो आजादी के बाद जब मुल्क आजाद हुआ तो जो हमारे संविधान निर्माता थे, ठीक है, नेहरू जी, गांधी जी, अम्बेडकर साहब, मौलाना आजाद, उनकी उसमें जो बनाया गया उसमें से ये एक ऐसा झंडा बनाया गया जिसमें हर धर्म, हर मजहब, हर जबान, हर कबीले के लोग खड़े हो सके।
वहां पे, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया कि तमाम दबे कुचले गरीब गुरबा पिछड़ों को मौका मिल सके, जिसमें ये सुनिश्चित, जिसका नतीजा था कि रामविलास पासवान जैसे लोग जो है सियासत के फलक पे पहुंच सके, जिसमें मौका मिल सका कि मुलायम सिंह जैसे लोग पैदा हुए, काशीराम जी को भी अगर मौका मिला कि एक जो है सामाजिक बदलाव की लड़ाई लड़ सके हाजिर है, तो वो वही कॉन्स्टिट्यूशन था, वो जिसने ये अधिकार दिए थे वहाँ पे। ये तमाम जो है चीजों को बदलना चाहिए। आप बात करते हैं कि बीजेपी दलितों के दुश्मन है, दलितों का शोषण करती है, आप इस पूछा जाए तो आपने कितने राष्ट्रपति दलित बनाए हैं, कितने मुख्यमंत्री दलित बनाए हैं? बात राष्ट्रपति दलित बनाने की, उपराष्ट्रपति बनाने की नहीं है, ठीक है। KR नारायण साहब जो है, जाहिर सी बात है कि हमारे इसमें वहाँ पे सवाल क्या है, हमने जो है अधिकार दिए, ठीक है, हमने अधिकार दिए। नहीं, परिवारवाद क्या है, परिवारवाद क्या, परिवारवाद तो उनका पूरा जो है सिलसिला है। और परिवारवाद जो है, अगर किसी परिवार में अगर कोई सियासतदान है और उसका बेटा उसके अंदर काबिलियत है, तभी नेता बन पाएगा वो, नहीं बन पाएगा। बहुत सारे लोग परिवार ऐसे हैं, बड़े परिवार हैं जिनके घर में नहीं बन पाए। प्रमोद महाजन है, उनके बेटे नहीं बन पाए। VP सिंह उनके बेटे कोई जानता नहीं, प्राइम मिनिस्टर थे, राजा भी थे वो जो थे। तो अगर किसी परिवार में उनका बेटा जो है उस राजनीतिक विरासत को आगे ले जा सकता है, वैचारिक तौर से उसके अंदर ये स्ट्रेंथन है, तो करेगा। वो तमाम पार्टियों में होता है, कब तक वो मौके मिलते हैं, नहीं हो पाता है तो कामयाब नहीं होती। जनता की सबसे बड़ी अदालत जनता की है। हाँ, परिवार की पृष्ठभूमि होने से ये होता है कि और लोगों के मुकाबले में मौका ज्यादा मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ मौके आम लोगों को मिले हैं, ठीक है। तमाम जितने बड़े बड़े नेता आप देख रहे हैं राष्ट्रीय फलक पे, अशोक गहलोत साहब हो, ठीक है, भूपेश बघेल साहब हो, एक पूरी फेहरिस्त लंबी है, ठीक है, जो आम घरों से निकल करके आए, ठीक है, आम घरों से निकल के आए, आम परिवारों से निकल के आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आपने देखा जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं प्रियंका गांधी के खिलाफ, जो आपत्तिजनक टिप्पणी हुई है, बेहद ही निंदनीय टिप्पणी है। बूढ़ा शब्द इस्तेमाल करना काफी अशोभनीय शब्द है।